हेलो गाइस, दिस इज अनिल कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की फिजिक्स है उसका जो 16 नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे दोस्तों हम लोग हर वीडियो जो भी आपका चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं तो पहले उसमें आपको क्या पढ़ाते हैं, थ्योरी। क्योंकि यदि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या आपका अपवर्तन है, क्या आपकी सारी चीज़ें यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको विकल्प सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर आप अपना लॉजिक लगाएंगे और तुरंत आपका विकल्प पता चल जाएगा कौन सा है। तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप मैथ की वीडियो चाहते हैं तो मैथ का वीडियो के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है अनिल जी टेक्नो, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर दोस्तों आपको मैथ की वीडियो लगातार आ रहे हैं, तो उसको जाके एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए। इस वाले वीडियो को अभी का अभी लाइक कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं जो आपका प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले इसी को देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो आपका अपवर्तन होता है क्या होता है, जो आपका लाइट का अपवर्तन होता है वह होता क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, पारदर्शी। जो आपका परावर्तन होता है उसमें क्या होता था, आपकी प्रकाश किरण एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाती थी। इसमें क्या है कि आपकी पार हो जाती है, पारदर्शी है। तो आपका जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर तिरछी आपतित होने पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किरण तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधी चली जाती है। अब मैंने ये जो किताब में लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के बता दिया। अब क्या यहाँ पर रियल में है इसको समझिए। देखिए, मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर कोई भी तल दिया हुआ है, इधर आपकी वायु है, इधर आपका कांच है। तो हमने क्या किया, ये आपका अभिलंब खींच लिया। अब यहाँ से आपकी कोई भी प्रकाश किरण गई, अब परावर्तन में क्या होता था कि ये वापस चली जाती थी, क्योंकि इसको आगे जाने का जगह नहीं मिलती थी। अब इसमें क्या होता है कि ये आगे जाती है लेकिन ये सीधा ना जाके क्या होती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाती है या फिर ऐसे हो जाती है। तो यही जो आपकी घटना होती है, यही आपका प्रकाश का अपवर्तन कराती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। विचलित होने का मतलब है कुछ कोण पर झुक जाना, तो वही आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब ये आपकी इधर की ओर झुक सकती है, इधर की ओर भी झुक सकती है। अब वो आपको आगे बताएंगे कौन कौन से कंडीशन में किधर की ओर जाएगी। तो ये आपको प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है, जब भी आपका कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाली रेखा पर आपतित होने पर अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जो आपका यही विचलित होने वाली जो घटना होती है, यही आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आगे यहाँ पर लिखा है, यदि प्रकाश किरण तल पर अभिलंबवत आपतित होती है, देखिए ये आपका अभिलंब है, यदि इसी रेखा पर आपतित हो तो आपकी सीधी चली जाएगी, कोई भी यहाँ पर आपके यहाँ पर मुड़ेगी नहीं। तो ये कहने का मतलब था। अब आगे यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह आपके रिफ्लेक्शन परावर्तन के नियम होते हैं उसी तरह इसके भी दो नियम होते हैं। देखिए क्या होता है, पहला नियम तो आपका सेम ही है, बस क्या होता है कि परावर्तन में आपका आपतन और आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है। इसमें क्या होता है, आपतित और अपवर्तित किरण होती है। तो देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपकी आपतित किरण और ये आपकी अपवर्तित किरण और यह आपका अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया आपका परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई, क्योंकि आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं इसलिए ज्या साइन आई हो गया। अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं तो इसकी ज्या क्या हो जाएगी, साइन आर हो जाएगी। का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपका प्रकाश जो भी रंग है सेम होना चाहिए। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपकी आपतन कोण की ज्या होती है और जो आपका अपवर्तन कोण की ज्या होती है उसका जो आपका अनुपात होता है वह आपका क्या होता है, नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, एक नियतांक होगा। या फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है, n2 अपॉन n1। तो ये यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्नेल का नियम, जो आपका ये चीज़ होती है इसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये आपके मन में आया होगा n2 ऊपर क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का, तो यहाँ पर N2 इसीलिए लिखा गया दूसरे माध्यम का, तथा इसे हम लोग 1 N2 से प्रदर्शित करते हैं। N1 और N1 को मैंने आपको बता दिया क्या है। अब आगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको आगे भी वीडियो में बताया जाएगा। उसके पहले आप समझिए कि जो आपका डेंसर और जो आपका रेजर होता है यह क्या होता है। तो सघन और विरल, तो ये चीज़ें क्या होती हैं इनको भी समझिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अधिक आपेक्षिक घनत्व वाले जो आपके माध्यम होते हैं उनको सघन, जो आपके कम आपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम होते हैं उनको विरल बोलते हैं। जैसे कि आपसे बात करें, आप अपना कांच ले लीजिए और वायु ले लीजिए, तो वायु में क्या होता है, आपके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। यही आप कांच ले लीजिए, तो कांच में आपके जो अणु होते हैं वे क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, आपस में जकड़े हुए होते हैं, तो वह आपका क्या हो जाता है, सघन। तो अधिक आपेक्षिक घनत्व वाला जो आपका माध्यम वो आपका सघन होता है, और कम आपेक्षिक घनत्व वाला जो आपका माध्यम होता है वह आपका विरल माध्यम होता है। आगे है यहाँ पर कि यदि आपका निर्वात है तो निर्वात का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, शून्य होता है, वहाँ पर आपका कोई माध्यम ही नहीं होता, तो निर्वात में आपका अपेक्षिक घनत्व शून्य होता है, अतः निर्वात ही विरलतम माध्यम है। आपसे पूछा जाए कि सबसे विरल माध्यम कौन सा है, तो सबसे विरल माध्यम जहाँ पर आपका अपेक्षिक घनत्व सबसे कम होगा, तो सबसे कम कहाँ होता है, आपका निर्वात में। निर्वात आपका विरलतर माध्यम है और वायु आपका विरल माध्यम है। जैसे कि वायु आपका विरल हो गया, कांच सघन हो गया, इस तरह। अब आगे देखिए यहाँ पर एक आपकी कंडीशन है, तो आपकी विरल से प्रकाश किरण सघन में जाएगी और सघन से विरल में आएगी, तो क्या परिवर्तन होगा। तो पहले ये समझिए कि प्रकाश के वेग और तरंग दैर्ध्य का मान सघन माध्यम में कम हो जाता है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आप चाहे सघन माध्यम लीजिए चाहे विरल माध्यम लीजिए, आपकी जो आवृत्ति होगी हमेशा अपरिवर्तित होगी। और आपका यदि सघन माध्यम है तो क्या होगा, ये आपकी प्रकाश का वेग जो आपकी वेलोसिटी और जो आपकी तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा होता है, इसमें आपका क्या हो जाता है, कमी हो जाती है जब आपका सघन माध्यम में होती है प्रकाश की किरण। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि आपकी प्रकाश किरण विरल से, प्रकाश की किरण विरल माध्यम क्या हो गया, वायु, सघन माध्यम क्या हो गया, कांच, यदि आपकी विरल से सघन में जाती तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है, कुछ कोण पर झुक जाती है। जैसे कि इसको जाना इस तरह चाहिए था, जो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए इसको जाना इस तरह चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, थोड़ा सा विचलित हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो यही आप क्या आपका होता है कि जब आपकी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, ये आपका विरल है, ये आपका सघन है, तो विरल से सघन में जाती तो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये आपका क्या हो जाता है कि यही कि अब जब आपकी विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। सेम कंडीशन आप ये वाली लीजिए, जब आपकी सघन से विरल कांच से आपकी वायु में जाएगी तो अभिलंब से क्या होता है, थोड़ा सा दूर हट जाती है, अभिलंब आपका ये इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, दूर हट जाती है। तो जब आपकी प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाती है, विरल में, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है। वही आपका आगे देखिए लिखा गया है, प्रकाश की किरण यदि विरल से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है। तो यही मैंने आपको समझा दिया। अब आगे यहाँ पे देखिए एक सारणी के द्वारा आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। देखिए प्रकाश का गमन यदि आपका सघन से विरल में हो रहा, सघन से विरल में हो रहा, तो वेग में क्या होगा, वृद्धि होगी, और आपकी जो आवृत्ति मैंने बताया कि वो तो अपवर्तित ही रहनी है, आपकी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। और जो आपका यहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य में भी वृद्धि होगी। जब आपका सघन से विरल में जाएगा वेग भी बढ़ेगा और तरंग दैर्ध्य भी बढ़ेगी। जब आपका विरल से सघन में जाएगा तो आपके वेग में कमी भी आएगी और आपका यहाँ पर तरंग दैर्ध्य भी कम होगी। तो ये आपको याद रखना है, मतलब कि जब आपके अणु पास होंगे और उसके बाद जब आप दूर वाले आप किसी माध्यम में जाएंगे सघन से विरल में, तो वेग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फैलाव उसको ज़्यादा मिलेगा और तरंग दैर्ध्य में भी वृद्धि हो जाएगी। जब आप किसी फैलाव वाली चीज़ से सिकुड़ी हुई चीज़ में जाते हैं, मतलब कि जकड़ी हुई चीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका वेग में क्या होगा, कमी होगी और आपका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, उसमें भी आपकी कमी होगी। आवृत्ति आपकी दोनों केसेस में ही आपकी अपवर्तित रहेगी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। तो यहाँ पर अपवर्तनांक आता है, पहले आपका अपवर्तन वो आपकी घटना थी, अब अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले के द्वारा इसको समझेंगे। यहाँ पर लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पर देखिए एक चीज आती है, एक का आता है, एक के आता है, तो ये दो यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होंगे, का और के। यहीं से आपके क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि वो ANG है या फिर GNA है, तो वो भी आपको आगे धीरे धीरे बताया जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
वायु के सापेक्ष। तो जब भी आपका के लगा हो तो जिसके सापेक्ष बात हो रही है, तो किसके सापेक्ष हो रही है, वायु के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष बात होती है उसको पहले लिखते हैं। तो वायु के सापेक्ष बात हो रही है तो वायु के सापेक्ष हमने AN लिख दिया। अब किसकी बात हो रही है, कांच की, तो कांच को हमने बाद में लिख दिया ग्लास। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यही आपसे बोल दिया जाए कि कांच का वायु के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन वही बोली गई है आपसे, कंडीशन वही है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या फिर कांच का वायु के सापेक्ष, जस्ट उसी का उल्टा आपको शब्दों में उल्टा कर दिया गया है। तो मैंने क्या बोला, जो भी आपका सापेक्ष होगा जिसके, उसको पहले लिखना। तो वायु के सापेक्ष है ना, तो वायु को पहले, और किसका है, कांच का, तो कांच को आपको बाद में ही लिखना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जहां पर आपका वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होगा उसको पहले और जिसकी बात होगी उसको बाद में रखना है। और आपकी एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उनमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराई जाएंगे। इसमें आपकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी और आपका एक पार्ट और आएगा, उसमें भी आपकी थ्योरी ही बताई जाएगी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक वीडियो में थ्योरी को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए, अब इस चीज को समझते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष की बात हो रही तो ANG हो जाएगा। तो पहले ऊपर क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, नीचे क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल हमने मान लिया C है और कांच में प्रकाश की चाल V है। इसका जो रेशियो होगा वही आपका क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, जिस माध्यम की बात होगी उसके सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक आपका अपवर्तनांक जो होता है, आपका अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग के लिए होता है, तो आप क्या बोलेंगे, बैंगनी बोलेंगे। यदि आपसे पूछा जाए सबसे कम किसका होता है, तो आप क्या बोलेंगे, रेड बोलेंगे, लाल बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखिए, इसी को आप व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है GNA का मान, इसका मान मान लीजिए आपको 5 दिया गया है, और आपको न्यूमेरिकल में क्या करना है कि आपको वहाँ पर ANG का प्रयोग करना है। तो कुछ नहीं करना होता है, ये आपका एक कंडीशन होती है, जैसे कि ANG बराबर क्या होता है, GNA, या फिर लिख सकते हैं GNA बराबर क्या हो जाएगा, 1/ANG, वही है। या फिर आप ANG को इधर ले आए, GNA को इधर भेज दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक आपको यहाँ छोटे में लिख के बताते हैं, जैसे कि आपसे बोला गया GNA बराबर 1/ANG, या फिर आपसे बोल दे हम ANG बराबर 1/GNA, तो बात एक ही हो गई। तो ये एक आपकी कंडीशन होती है। यदि आपको ANG का मान दिया है तो आप GNA का निकाल लेंगे, यदि आप GNA का मान दिया है तो ANG का निकाल लेंगे। तो ये आपकी कंडीशन फॉलो हो जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या था, वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बात होती है उसको पहले, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष। अब यहाँ पर कांच के सापेक्ष, तो कांच पहले आएगा और वायु आपकी बाद में जाएगी। तो ANG और जो GNA होता है ये आपके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो कहने का मतलब ये था। अब आगे यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर आपके क्रमिक समांतर, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह के आपके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, आपके 3 पारदर्शी माध्यम है, एक मान लीजिए आपका एयर है, एक वाटर है, एक ग्लास है। तो इनमें एक कंडीशन होती है, जैसे कि आपसे बोले पहले वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच या फिर आप वाटर ले लेते हैं, पहले वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। उसके बाद फिर आपका, अब आप वायु के सापेक्ष वाटर का निकाल ले, अब वाटर के सापेक्ष कांच, आगे आपको इसी तरह सीरीज में बढ़ते जाना है। वायु के सापेक्ष वाटर, अब वाटर के सापेक्ष कांच, तो वाटर के सापेक्ष कांच। अब वही चीज़ आपको कांच के सापेक्ष क्या करना है, आपको एयर ले लेना है, वायु, तो GNA। मतलब कि उसी सीरीज में आपको आगे बढ़ना है, चक्रीय प्रक्रम, मतलब कि जो आपका सर्कल आपको चल रहा है उसी में। देखिए आपसे बोलें कि आपको पहले एयर लेना है, फिर वाटर लेना है, फिर आपको यहाँ पर ग्लास लेना है। तो इसका इसके सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष, इसका इसका सापेक्ष। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा ये क्या होगा, 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, यदि आपसे बोलें कि आपका दिया गया है वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष यहाँ पर जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया, ये लिख दिया। अब जल के सापेक्ष आपका कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ, तो ये लिख दिया। अब कांच के सापेक्ष आपका वायु का अपवर्तनांक दिया गया है, तो ये लिख दिया। अब इसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होगा।
अब आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है वही चीज़ यहाँ पर देखिए, 3 आपके यहाँ पर वो माध्यम बनाए गए हैं, एक आपका वायु है, एक है जल है, एक है कांच। तो वही आपका NaNWNG वही आपका लिख के बताया गया है। तो आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पर ANG लिखा जाता है, तो जो NG का मतलब होता है ये आपका क्या है, अपवर्तनांक है। N आपका अपवर्तनांक होता है, G क्या होता है, बताता है किसका अपवर्तनांक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। यदि आपका GNA लिखा है तो किसका अपवर्तनांक है, वायु का है, किसके सापेक्ष है, ग्लास के सापेक्ष है। तो ये आपका कहने का मतलब है। अब आगे यहाँ पर कुछ गहराई से संबंध होता है, जैसे कि आप पानी में देखते होंगे कभी आपको वस्तु छोटी बड़ी लगती है, तो वो चीज़ क्या होती है, यहाँ पर वही लिखा गया है कि जल में रखी वस्तु को देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। जो आपकी वास्तविक गहराई यदि आपकी 5 सेंटीमीटर है तो आपको जो वहाँ पर आपको आभास होगा वो थोड़ा उससे कम ही होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप नीचे ग्लास रख लीजिए पानी में और आप सिक्का डालिए तो बहुत कम चांस होता है कि आपका सिक्का ग्लास में चला जाए, आपका थोड़ा इधर उधर हो जाता है। वहाँ यही होता है कि आपको गहराई का एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। तो वही चीज़ है कि जल में रखी वस्तु को देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है तथा वास्तविक गहराई आभासी गहराई का जो अनुपात होता है वह आपका अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब अपवर्तनांक के बराबर का मतलब है कि वायु के सापेक्ष आपका वाटर का अपवर्तनांक ANW लिखा हुआ है, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका है, यहाँ पर वाटर का। तो NW ये आपका वाटर का अपवर्तनांक होगा, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो क्या होगा, वास्तविक गहराई अपॉन आपका आभासी गहराई। कहीं कहीं आपको देखिए अपवर्तनांक का फार्मूला ये वाला मिलेगा, तो जब आपको चाल पता होगी तो आप ये वाला रखेंगे। उसके बाद जब आपको इस तरह की वैल्यू पता होंगी तो ये वाला फार्मूला लगा के हम निकालेंगे, और जब आपको यहाँ पर गहराई की टर्म में दिया होगा तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि जल का अपवर्तनांक यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है, तो जल का अपवर्तनांक 4/3 रख दिया। और वास्तविक गहराई पर आभासी गहराई, तो आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू वास्तविक गहराई मान रख के आपको आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखिए दिया है अपवर्तन पर कुछ आधारित घटनाएं दी गई, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सघन माध्यम से स्थित वस्तु को विरल माध्यम में देखने पर वस्तु की गहराई होती है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। वही मैंने आपको बताया कि आप जब भी देखेंगे जो आपकी आभासी गहराई होगी वास्तविक गहराई से क्या होगी, कम होगी। कब, जब सघन से यहाँ पर सघन में स्थित वस्तु विरल में देखने पर। आगे सघन में स्थित वस्तु विरल से देखने पर यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक RND दिया है। RND का मतलब क्या हुआ, RND, तो किसका अपवर्तनांक है आपका यहाँ पर, विरल माध्यम का किसके सापेक्ष, सघन माध्यम। ये किसका अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का, किसके सापेक्ष, विरल। R देखिए यहाँ पर R को यहाँ पर विरल से दर्शाया गया, जो आपका D है इसको सघन से। तो सघन माध्यम का ये आपका अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष है, ये आपका विरल माध्यम के सापेक्ष। तो RND बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। तो ये हो गया। अब आगे यहाँ पर देखिए कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी चीज़ से रिलेटेड। क्या है यहाँ पर देखिए, हैं द्रव में अंशतः डूबी हुई क्षण का टेढ़ा दिखाई देना। जैसे कि आप कोई क्षण लीजिए पानी में डूबी हुई तो आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, तो यही वहाँ जो यहाँ पर कंडीशन होती है क्या होती है, अपवर्तन के कारण ही होती है। तारों का टिमटिमाना ये भी आपका अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपकी सघन से विरल में कोई वस्तु जाती है तो अविलंब से दूर हटती जाती है, तो इसलिए वहाँ पर टेढ़ापन हो जाता है, तो वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम ही दिखाई पड़ती है। सूर्योदय एवं शुरुआत के समय लगभग सूर्य का क्षैतिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना, ये भी आपका अपवर्तन होता है। आगे यहाँ पर बर्तन में पड़े अदृश्य सिक्के का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देना, वही मैंने आपको बताया था जो आपको अभी बताया। तो ये घटनाएं क्या होती है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होते हैं। तो ये जो आपको कंडीशन जो आपकी लागू होती है, जैसे कि आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अपवर्तन के कारण ही होता है, और आपको वास्तविक गहराई आपको कम लग रही है, मतलब कि जो आपकी आभासी गहराई है वह कम होती है, वास्तविक गहराई ज़्यादा होती है, तो वो आपकी यहाँ पर अपवर्तन का ही ये सब खेल होता है। तो ये आपको अपवर्तन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो देखिए ये अपवर्तन पढ़ा दिया। आगे यहाँ पर क्रांतिक कोण है, यदि आप क्रांतिक कोण अभी पढ़ लेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी इसी के साथ समझना पड़ेगा। यदि आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लेंगे तो आपको मरीचिका को भी इसी के साथ समझना पड़ेगा। तो ये जो आपके टॉपिक हैं अब इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके पूरा चैप्टर की जो थ्योरी होगी उसको हम लोग कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके जब बाद वीडियो आएगा उसमें आपके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो आपका इस तरह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों जो आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन
जो आपका अपवर्तन था, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी आपके कन्फ्यूजन थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मैथ की वीडियो पाने के लिए दूसरे चैनल अनिल जी टेक्नो को भी सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।